नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कहानी एडिसन की। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नामक गांव में हुआ था। वे सैमुअल और नैन्सी की सातवीं संतान थे। इस दंपति के तीन बच्चों की बचपन में मृत्यु हो गई थी। बाकी चार बच्चों में एडिसन शामिल थे। एडिसन और उनके अन्य भाई बहनों के बीच कम से कम 15 साल का अंतर था, इसीलिए वो घर में सबसे छोटे थे। परिवार में सब उन्हें एल नाम से बुलाते थे। 4 साल के होने तक भी एल ने बोलना शुरू नहीं किया था। ऐसी स्थिति में एडिसन दंपति को उसके बारे में चिंता होना या नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक था, लेकिन उनके माता-पिता को कभी ये नहीं लगा कि वो स्कूल की पढ़ाई के योग्य नहीं है। वे रोज ये कल्पना करते थे कि उनका बेटा सामान्य बच्चों की तरह बोलने लगेगा और जीवन में सफल होगा। अंततः 4 साल की उम्र में एल ने बोलना शुरू कर दिया। ईबी एंगल नाम के एक शिक्षक एल सहित अन्य 37 बच्चों को एक ही कमरे की स्कूल में अकेले पढ़ाते थे। इसीलिए छोटे एडिसन के जिज्ञासु मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उनके पास समय नहीं था। उस स्कूल में कठोर शिक्षा पद्धति लागू थी, जिसमें विद्यार्थी केवल रट कर पढ़ते थे और उन्हें अन्य विषयों पर बोलने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक मानो हर प्रकार का ज्ञान उनके दिमाग में जबरदस्ती भरते थे। ऐसी स्थिति में एल अपने मन के अनुसार कोई भी प्रश्न नहीं पूछ पाता था। स्कूल में एडिसन कभी किस विषय में रुचि दिखाते, लेकिन तुरंत ही उनका ध्यान किसी दूसरे विषय की ओर चला जाता। इसलिए शिक्षक उन्हें अत्यंत चंचल स्वभाव का बच्चा समझते थे। साथ ही ये मानकर कि उनमें एकाग्रता की कमी है, उन्हें एकाग्रता बढ़ाने का दवाइयाँ भी दी जाती थी। शिक्षकों के अनुसार सामान्य शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कई लक्षण एडिसन में मौजूद थे। अपने शर्मीले स्वभाव के कारण छोटा एल अन्य बच्चों के सामने अपनी बात ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता था। इतना ही नहीं, उनके शिक्षक ये भी कहते थे कि वो कभी लिख नहीं पाएगा और साधारण मैथ्स भी हल नहीं कर सकेगा। अंत में एल के कक्षा शिक्षक ईबी एंगल इतना निराश हो गए कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एल का सिर असामान्य रूप से बड़ा है। उनके अनुसार एल का सिर अन्य बच्चों की तुलना में अधिक बड़ा और विकृत होने के कारण उसका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय होगा। एल के जीवन की ये घटनाएं लगभग 12 सप्ताह तक चलती रही। इसके बाद उनकी मां ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया। कुछ समय तक एल को घर पर ही स्व अध्ययन कराया गया। लगभग 7 वर्ष की उम्र से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक वे स्कूल से दूर ही रहे। अधिकांश लोगों के अनुसार इस दौरान एडिसन की मां ने उनके लिए कोई विशेष शिक्षण पद्धति नहीं अपनाई, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने और सीखने की स्वतंत्रता दी। इसी कारण वे वास्तव में अपने बेटे की शिक्षा में सहभागी बने। अपने बेटे की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने उसकी क्षमताओं को पहचानने का निर्णय लिया। अक्सर एडिसन की इस व्यापक शिक्षा का श्रेय उनकी मां को दिया जाता है, लेकिन उनके पिता का भी इसमें उतना ही महत्वपूर्ण योगदान था। एडिसन के पिता उस समय के महान साहित्य और विश्व इतिहास पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। जब एडिसन कोई पुस्तक पढ़ लेते, तो सैमुअल उन्हें इनाम के रूप में थोड़े पैसे देते थे। एक बार एल ने अपने पिता के साथ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर जैसी पुस्तक पढ़ने की शर्त लगाई और उसे जीत भी लिया। एडिसन की मां चाहती थी कि उनका बेटा एक जिज्ञासु और समझदार युवक बने, और ऐसा ही हुआ। नैन्सी ने अपने बेटे की उच्च स्तर की ग्रहणशीलता को पहचाना और उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया। इस अनोखी शिक्षा पद्धति के कारण एल को साहित्य और कविता में गहरी रुचि पैदा हुई। एडिसन बहुत तेजी से सीख रहे थे। लगभग 11 साल की उम्र तक उन्होंने अपने माता-पिता के संग्रह की सभी पुस्तकें पढ़ ली थी। इसके बाद उन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय में भेजा गया। उनकी मां ने ध्यान दिया
कि जब वो विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, तब वो सबसे अधिक एकाग्र रहते हैं। एडिसन का विज्ञान की ओर झुकाव देखकर उनके माता-पिता बहुत खुश हो गए, लेकिन उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि इस विषय में वे अपनी बेटे की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ज्ञान सीमित था। न्यूटन के सिद्धांतों की प्रस्तुति एल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका ये मानना था कि इन सिद्धांतों की व्याख्या बहुत जटिल भाषा में की गई है, जिसे आम लोगों के लिए समझना कठिन है। हालांकि वास्तव में वे न्यूटन के उत्कृष्ट शोध के प्रशंसक थे। उन्होंने न्यूटन के प्रिंसिपिया सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया, जिससे उन्हें कई नई बातें सीखने को मिली। इससे एडिसन को जल्द ही ये समझ में आ गया कि अन्य महान वैज्ञानिकों के चयनित शोधों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता-पिता से व्यवसाय करने की अनुमति मांगी। उन्होंने ये विश्वास जताया कि वे व्यवसाय से जुड़ी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा सकते हैं। फिर क्या, माता-पिता ने भी खुशी-खुशी अनुमति दे दी। एल ने शुरुआत में ट्रेन के यात्रियों को टॉफी, सिगरेट और अन्य सामान बेचने शुरू कर दिए। इसी से उनके व्यावसायिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने ट्रेन में अपना अखबार बेचने की भी अनुमति हासिल की। एडिसन एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। वे अपने खाली समय का उपयोग नए नए कार्य करने में करते थे। इसी कारण उन्होंने ट्रेन में मालवाहक डिब्बे में छोटी सी रासायनिक प्रयोगशाला भी बना ली। लेकिन उनकी ये योजना ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। एक बार पटरियों में कुछ खराबी होने के कारण ट्रेन सामान्य से अधिक हिल रही थी। इसी दौरान एडिसन की प्रयोगशाला में रखी फास्फोरस की बोतल नीचे गिरकर टूट गई। फास्फोरस ज- फास्फोरस ज्वलनशील होने के कारण डिब्बे में आग लग गई। आग बुझाने के लिए ट्रेन का एक कर्मचारी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने एडिसन को सामने खड़ा देखा। गुस्से में उसने एडिसन के कान पर जोर से थप्पड़ मार दिया। उस समय बच्चों की गलती पर इस तरह की सजा देना सामान्य बात थी, लेकिन इस घटना का एडिसन की सुनने की क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ा। बचपन में उन्हें पहले ही एक संक्रामक बीमारी हो चुकी थी, जिससे उनकी सुनने की शक्ति पहले से ही कमजोर थी। और इस घटना के कारण लगभग 14 वर्ष की उम्र में उनकी श्रवण क्षमता और भी कम हो गई। जरा सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने आविष्कारों के माध्यम से पूरी मानव जाति के संगीत सुनने के तरीकों को बदल दिया, वही अब लगभग 80% बहरा हो चुका था। एडिसन को भी इस बात का दुख था। उन्होंने एक बार ये खेद व्यक्त किया था कि वे अपने पसंदीदा पक्षियों की आवाज भी नहीं सुन पाते। लेकिन नकारात्मक विचारों में फंसने के बजाय उन्होंने सकारात्मकता का रास्ता चुना। जो कुछ भी उनके पास था, उसके लिए वो प्रकृति के आभारी रहे और अपनी सुनने की क्षमता सुधारने के लिए प्रयास करते रहे। ट्रेन में अखबार बेचने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, वो पहले हुई दुर्घटना का ही परिणाम था। एक दिन एडिसन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर अखबार बेच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का रेल की पटरियों पर गिरा हुआ है। उसी समय सामने से एक ट्रेन तेज गति से आ रही थी। ये देखते ही एडिसन बिना अपनी जान की परवाह किए उस बच्चे की ओर दौड़े और उसे किसी तरह पटरियों से हटाकर उसको बचा लिया। जब उस बच्चे के पिता को ये बात पता चली, तो वो दौड़ते हुए आए और बार बार एडिसन का धन्यवाद करने लगे। संयोग से वे एक कुशल टेलीग्राफ ऑपरेटर थे। उन्होंने ही एडिसन को इस नई टेक्निक से परिचित कराया। यही घटना एडिसन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जरा सोचिए, अगर वो दुर्घटना पहले नहीं हुई होती और एडिसन को उस बच्चे की जान बचाने का मौका नहीं मिला होता, तो उन्हें टेलीग्राफ टेक्निक के बारे में कैसे पता चलता और उस बच्चे की जान भी कैसी बचती। कुछ नए स्किल्स सीखने के बाद एडिसन ने कनाडा के ओंटारियो में अपने पिता के घर जाकर टेलीग्राफ सहायक के रूप में काम करने का निर्णय लिया।
इस काम में उन्हें मोर्स कोड के जरिए हर घंटे मुख्य टेलीग्राफ स्टेशन को ये सूचना देनी होती थी कि लाइन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। अपने खाली समय में एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनानी शुरू की जो निर्धारित समय पर अपने आप टेलीग्राफ स्टेशन को संदेश भेजता था। अन्य ऑपरेटर इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ये ऑटोमेटिक टेलीग्राफ के लिए बनाया गया ट्रांसमीटर एडिसन का पहला महत्वपूर्ण आविष्कार था। जब हम आलस्य और सुस्ती जैसे तमोगुणों से मुक्त होते हैं, तभी सफलता हमारे गले में हार डालती है। सफलता की पहली शर्त है कि आप अपने काम की जिम्मेदारी ले और पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरा करें। ये सभी गुण एडिसन में थे और इसी कारण वे बिजली के बल्ब जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार करने में सफल हो सके। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर माता-पिता अपने बच्चों की कमियों को नहीं, बल्कि उसकी क्षमताओं को पहचाने, तो वही बच्चा आगे जाकर दुनिया बदल सकता है। थॉमस एडिसन को स्कूल ने रिजेक्ट किया था, लेकिन उनकी माँ ने उन पर विश्वास किया और वही विश्वास उन्हें महान बना गया। इसीलिए अगर आपके अंदर कुछ अलग करने की चाह है, तो लोगों की बातों को नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज पैक्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।